हाय गाइस, अब हम शुरू करने वाले हैं कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस। सबसे पहले हम करेंगे कोरिलेशन। तो कोरिलेशन क्या होता है? किसी भी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में जो एसोसिएशन होती है उसे हम कोरिलेशन बोलते हैं। एंड इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ कोवेरिएशन की दोनों वेरिएबल सेम कितनी डिग्री तक वेरी कर रहे हैं। एंड ऑल्सो इसको बोल सकते हैं हम नेचर ऑफ एसोसिएशन। कोरिलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज नेचर ऑफ एसोसिएशन। ओके, देन सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में हम दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो उनका रिलेशन का डायरेक्शन है, उसकी डिग्री है, वो स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड करने में सिग्निफिकेंट होता है कोरिलेशन। एंड प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग में अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। अब ये टाइप्स ऑफ कोरिलेशन सबसे पहला है पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन में अगर एक जो वेरिएबल है वो इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, तो वो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन अपवर्ड स्लोपिंग होगा, नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। अब एग्जांपल देखें तो पॉजिटिव कोरिलेशन का, अगर ह्यूमिडिटी हमारी इंक्रीज होती है तो क्रॉप प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होगी। ये किसका एग्जांपल होगा? नेगेटिव कोरिलेशन का। अभी हमारे पास में है सिंपल कोरिलेशन, पार्शियल एंड मल्टीपल। तो सबसे पहले हमारे पास है सिंपल। हम देख रहे हैं सिंपल। तो सिंपल में वहाँ पे सिर्फ दो ही वेरिएबल होंगे एंड कोवेरिएशन को वहाँ पे हम स्टडी करेंगे। सिंपल में सिर्फ हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, हम कोवेरिएशन को स्टडी करते हैं। पार्शियल में पार्शियल में हमारे पास में दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं और यहाँ पे हम स्टडी करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में जो फ्लक्चुएशन हो रही है। बाकी सबको हम कांस्टेंट रखते हैं और ये हमारा अजम्पशन होता है कि बाकी सारे जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे और हम सिर्फ दो वेरिएबल्स को हम स्टडी करेंगे। मल्टीपल कोरिलेशन में कोरिलेशन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता है। इस मल्टीपल कोरिलेशन को हम रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं और यहाँ पे सारे वेरिएबल्स एट द सेम टाइम चेंजिंग होते हैं। नेक्स्ट है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन में अगर हम कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ पे तो वो एक स्ट्रेट लाइन देता है एंड उसके अलावा जो भी हमारी लाइन आती है या उससे डेविएट करते हुए वो सब हमारे नॉन कोलिनियर कोरिलेशंस होते हैं। अभी हम देख रहे हैं मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। सबसे पहले हमारा स्कैटर प्लॉट डायग्राम। इसमें हम डॉट डायग्राम बनाते हैं डिपेक्ट जहाँ पे जो हमें हेल्प करता है डिटरमाइन करने में, डिपिक्ट करने में डिग्री और डायरेक्शन कोरिलेशन। कोरिलेशन की डिग्री और डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। यहाँ पे नंबर ऑब्जर्वेशंस है वो भी काउंट की जा सकती हैं और उन्हें करते भी हैं। तो ये हमारे पास ऐसे पहला एग्जांपल एक्स और वाई में जहाँ पे ऑब्जर्वेशंस को डॉटेड प्लॉट किया है तो वो स्ट्रेट काइंड ऑफ ग्राफ दे रही है। तो ये कैसा है? ये अपवर्ड स्लोपिंग है। अभी मैंने बताया था अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होगा तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो वो नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है तो ये कौन सा है? यहाँ पे कोरिलेशन कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यहाँ पे नो कोरिलेशन है। ठीक है, ये सिंपल ग्राफ मेथड होता है डिटरमाइन करने का कोरिलेशन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सिर्फ वैल्यू के बेसिस पे हम कोरिलेशन डिटरमाइन करते हैं। काइंड ऑफ असिस्टेंट टूल है। नेक्स्ट हमारा कार्ल पियर्सन मेजर कोरिलेशन या फिर कोफिशिएंट भी बोल सकती है। हाइपोथेसिस, यहाँ पे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं एंड इसको हम प्रोडक्ट मोन्यूमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और coefficient and measure covariance between two or more variable in relation to the deviation of individual series से जो deviations लेते हैं हम उससे हम correlation study करते हैं between two या more than two variables। ये एक प्योर नंबर आता है at the end and correlation is ratio of covariance of square root of standard deviation एक्स एंड वाई। कोरिलेशन जो है वो रेशियो ऑफ कोवेरियंस होता है। अब हमें पता है कोवेरियंस
क्या होता है? रूट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऑफ कोर्स कोरिलेशन को हम कैसे देख सकते हैं? रेशियो ऑफ कोवेरियंस की फॉर्म में रूट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स रूट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन में जो आर हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, ये एक हमेशा प्योर नंबर होता है और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट की कोई यूनिट नहीं होती एंड आर की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में लाया करती है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन का, चेंज करने का मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन से वो इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन स्केल से भी नहीं होता। ठीक है, ये स्केल चेंज कर दे तो भी। अभी हमारे पास में है कोरिलेशन एंड कोजेशन। कोरिलेशन इम्प्लाइज टू कोवेरियंस, हम कोवेरियंस स्टडी करते हैं कोरिलेशन में। इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मे नॉट इम्प्लाई एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट टॉपिक है स्पार्क्समैन्स रैंक कोरिलेशन। सबसे पहला है कोरिलेटिंग रैंक। तो कोरिलेटिंग रैंक्स क्या होते हैं? हम तब हम रैंक्स के बेसिस पे मतलब रैंक्स के बीच में हम कोरिलेशन आइडेंटिफाई करते हैं रेदर देन ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की एक्चुअल वैल्यू को के अलावा हम उसके बेसिस पे नहीं, लेकिन रैंक्स के बेसिस पे हम कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। रैंक कोरिलेशन जब हमारी पॉपुलेशन नॉर्मल होती है तब निकाला जाता है एंड हेल्प्स टू मेजर को वेरिएबिलिटी बाय अरेंजिंग ऑब्जर्वेशन इन अ लॉन्ग ऑर्डर बाय रैंकिंग। मतलब हमारी ये हमें हेल्प करता है को वेरिएबिलिटी मेज़र करने में। अरेंजमेंट मतलब ऑब्जर्वेशंस को अरेंज करके एक लॉजिकल वे में, लाइक उनको रैंक करके, उनको रैंक्स प्रोवाइड करके हमें को वेरिएबिलिटी मेज़र करने में हेल्प करता है। ऑलराइट, ये हमारा फॉर्मूला होता है स्पोर्ट्समैन रैंक कोरिलेशन का, दैट इज़ 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर n3 मतलब n³ - n। एंड डी जो होता है या फिर डिफरेंस होता है रैंक्स के बीच में, एन और जो होता है वो नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं एक पर्टिकुलर रैंक की है, हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ऑलराइट, देन Sparksman rank correlation can be calculated between two variables at the time multiple variables can't be used। यहाँ पे Sparksman rank correlation पे हम सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में ही कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं एंड मल्टीपल वेरिएबल्स के बीच में नहीं कर सकते यूज इसको। ऑलराइट, देन नाउ सी सपोज ही मेरे पास एग्जांपल है जहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ की ऑब्जर्वेशंस गिवन है फॉर ए एंड बी एंड यहाँ पे हमने रैंक कर लिया है। उसका रैंक कैसे करते हैं? स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट नंबर करते हैं। ठीक है, तो मैंने रैंक किया, सबसे स्मॉलेस्ट है ए में, पहले रैंक ए को रैंक कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 12 है तो हमने 1 रैंक कर दिया। उसके बाद हमने चेक किया 15 है तो उसको 2 रैंक कर दिया। देन थर्ड नंबर 20 एंड 20 अगेन है, 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम उसको रैंक कैसे करेंगे? लाइक अगर ये रिपीट नहीं होता तो 3 और 4 रैंक होती, राइट? तो इन दोनों को 3 और 4 का मीडियन निकालेंगे हम, दैट इज़ 3.5 और दोनों को सेम रैंक करेंगे। अब यहाँ से शुरू होता है फाइंड करना हमारा जो फॉर्मूले में एन था। राइट, वो हमें अभी देखेंगे। अभी इनको रैंक कर लेते हैं तो 3 और 4 हो गया। ठीक है, ये 3 और 4 हो गया, लाइक 3.5 3.5 3 और 4 दोनों आ गए इसमें। अब हम जो नेक्स्ट रैंक करेंगे वो 5 रैंक करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट है 28, उसका 5 रैंक कर लिया। देन 46 रैंक कर लिया। देन 67 एंड 88 एंड सिमिलर इसमें करेंगे। इसमें कोई रैंक मतलब कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रही है तो इसमें रैंक जो है पॉइंट में नहीं है। ठीक है, बट एक ऑब्जर्वेशन जो रिपीट हो रही है वो है 30 3 बार आ रहा है। तो 3 बार आ रहा है तो 3 रैंक्स लेगा। 3 रैंक्स लेगा कैसे? अब इनको रैंक करते हैं पहले तो हम फिर समझ में आएगा। तो इसमें रैंक करेंगे तो सबसे पहले ये 1 2 देन 3 ये होना था, लेकिन ये तो 3 बार रिपीट हो रहा है 30 एंड 30। तो अगर नॉर्मली हम इनको रैंक करते हैं तो कैसे रैंक करते हैं? 3 4 एंड 5, बट हमारे पास अब तीनों हैं तो 3 4 एंड 5 इन सब का मीन लेंगे, मीडियन लेंगे। 3 4 एंड 5 इन सब का मीन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? 4। तो तीनों की रैंक क्या होगी? 4 होगी।
बट इसमें तीनों नंबर इंक्लूड हो गए, तो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ तीनों रैंक चली गई। अब हम नेक्स्ट नंबर जो रैंक करेंगे वो 6 करेंगे। ऑलराइट, ऐसे देन 7 एंड देन 8, देन इनका डिफरेंस कर लिया, आर रैंक ए माइनस रैंक बी, एंड उसका स्केयर कर लिया। अब आगे कैसे सोल्व करें वो देखते हैं। तो अभी देखते हैं। तो हमने डी समेशन डी स्केयर कैलकुलेट कर लिया था ये, एंड एम वन हमने कैसे किया, जैसे हमारी फर्स्ट जो सीरीज़ थी उसमें दो रैंक रिपीट हो रही थी, तो एम वन जो होता है वो रैंक रिपीट हो कितनी बार रिपीट होती है वो नंबर होता है। तो फर्स्ट हमारी रैंक रिपीट हो रही थी एम वन में 3.5, एंड वो दो बार रिपीट हुई थी, तो एम वन हो गया 2, एंड सेकेंड सीरीज़ में हमारी 4 रिपीट हो रहा था 3 टाइम्स, तो एम टू हो गया हमारा 3। तो ऐसे इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ विल सी द यूटिलिटी ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो रैंक कोरिलेशन में सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक बिटवीन टू वेरिएबल इज ज़ीरो। मतलब समेशन डी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसमें जो रैंक्स का डिफरेंस होता है और उसका समेशन होता है वो ज़ीरो होता है। एंड फॉर्मूला में हम क्या लेते हैं, समेशन डी स्केयर। ऑलराइट, and Spokesman rank correlation is useful in case where nature of population is intermediate. Spokesman's रैंक कोरिलेशन वहाँ पे यूज़फुल होता है जहाँ हमारा पॉपुलेशन का नेचर इंटरमीडिएट होता है। एंड रैंक कोरिलेशन इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू यूज़, मोर यूज़फुल व्हेन द डाटा इज़ क्वालिटेटिव और ओनली रैंक्स आर अवेलेबल। ये जब ज़्यादा यूज़फुल तब होता है तब हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा दे रखा हो या फिर हमारे पास रैंक्स अवेलेबल हो। ऑलराइट, लिमिटेशंस क्या होती है रैंक कोरिलेशन की। रैंक कोरिलेशन सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में, सिर्फ दो सीरीज़ के बीच में एक टाइम पे निकाला जा सकता है और इसमें कोई फर्दर एनालिसिस परफॉर्म नहीं होती। ठीक है, अब अभी हम देख रहे हैं रैंक कोरिलेशन के सारे फार्मूलाज। ठीक है, थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। तो रैंक कोरिलेशन हम कोरिलेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कार्पिएशन कोफिशिएंट से। ठीक है, इसमें इंडिविजुअल एंड ग्रुप दो टाइप की सीरीज हो सकती है, जिसमें इंडिविजुअल में हम फॉर्मूला पढ़ेंगे एक्चुअल मीन से, एज्यूम मीन से, एंड एक्चुअल डाटा का यूज़ करके, एंड को वेरिएंस एंड कोवेरिएंस मेथड को यूज़ करके, ग्रुप मेथड को यूज़ करके। ग्रुप मेथड बहुत कम सिलेबस में होता है, आप अपने पहले सिलेबस चेक कर ले, उसके बाद में फॉर्मूला अच्छे से याद करके एक एग्जांपल सोल्व करके देख ले। ऑलराइट, अभी हम सबसे पहले आया हमारा एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन में जहाँ पे हम इजीली मीन कैलकुलेट कर सकें और वो एक कंप्लीट नंबर आए, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, दैट इज मीन, एंड रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर एंड रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, देन assume mean and merit based on use of actual data, that is x and y.